लमसम डालते रहता हूँ मैडम। उसमें क्या है ना, 3 फंड जो रखा हूँ, यूटीआई फ्लेक्सी कैंप फंड और पराग पारित फ्लेक्सी कैंप फंड और एक एसबीआई फोकस फंड। इसका जैसे एनएफी को देखते हुए पर मंथ 4,000 3,000 मैंने टोटल जो 20,000 में से 8,000 एसआईपी करता हूँ और हाँ। मतलब लमसम 12,000 डालता हूँ इसी 3 फंड में लमसम। अच्छा अच्छा, और इसके अलावा आपने 20,000 का भी कुछ निवेश किया हुआ है, हर महीना आप करते हैं? टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 का है मैडम। उसमें से 8,000 की एसआईपी और 12,000 का आपका ये लमसम डालता हूँ पर मंथ। अच्छा, ठीक है। और मुझे बताएं कि इसी 3 क्या कह फंड रहे हैं? में जो हमारा हाँ हाँ ये जो 3 हाँ हाँ फंड जो है लमसम का 3 फंड, इस 3 फंड में 12,000 का लमसम डालता हूँ पर मंथ। ठीक है, ठीक है। ये जो रणनीति है लमसम करने की और एसआईपी करने की, ये आपको किसने रेकमेंड की सीताराम जी? लमसम वो आपका भी शो देखते थे, फायदेमंद फंड पहले सीएम जी की आवाज में, यही सब अच्छा देखते अच्छा देखते किए। अच्छा पहले आप अच्छा, सीएम जी की बहुत आवाज बढ़िया में आते थे जी। तो सीएम जी की आवाज का फिर उसमें भी आपका मैं शो देखते थे फायदेमंद फंड। हाँ, सीताराम जी, एक सवाल मुझे आपसे पूछना है। आपको 8 साल, 10 साल, 15 साल में अच्छा रिटर्न चाहिए। अब अच्छा रिटर्न तो असीमित है, तो कितना आपको इकट्ठा करना है? कुछ आपने फिगर अपने जहन में रखी है क्या? मैडम मैं अपना फिगर इस प्रकार से रखा हूँ कि एक बच्ची मेरा अभी क्लास 4 में है और एक बच्चा क्लास 7 में है। ये सब का हाँ हाँ एजुकेशन के लिए मैं देख रहा हूँ 7 साल 9 साल और मतलब 10 साल के बाद ही जरूरत हमको पैसे का पड़ेगा। तो जिस प्रकार से जरूरत पड़ेगा उसी प्रकार से मैं सोच रहा हूँ कि वो उतना यूनिट निकाल लिया करूँगा। ओ अच्छा, लेकिन उतना जमा भी तो होना चाहिए ना। जमा कितना करना है वो आपको पहले पता करना पड़ेगा, क्योंकि कितना खर्चा आने वाला है इतने सालों के बाद। जब तक आपको वो पता नहीं चलेगा तब तक आप निकालेंगे भी क्या? थोड़ा बहुत आप कह रहे हैं कि आप निकाल पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास पूरा कॉर्पस इकट्ठा करने की क्षमता है निवेश के जरिए, तो क्यों नहीं वो रास्ता अपनाया जाए। बहरहाल हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपकी सहायता करेंगे। हमारे साथ प्रूडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के फाउंडर सीईओ कीर्तन है और साथ ही सीएफपी पूनम रुंगटा। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और मेरे ख्याल से पूनम हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं। कीर्तन, ये सवाल चलिए, दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं, कीर्तन और पूनम, आप दोनों का स्वागत है। पूनम, हमारे दर्शक सीताराम का मैं सवाल ले रही थी। इन्होंने सवाल आपके पास होगा ही, हमने काफ़ी लंबी चर्चा की जहाँ पर इनके फंड्स के बारे में जानकारी हमने इनसे प्राप्त की है। एसआईपी भी करते हैं पूनम ये, और साथ ही लमसम भी इनका इन्वेस्टमेंट है। और हालांकि इन्होंने अपने लिए साल आंक लिए हैं, कितने साल में इनको अपने निवेश में से पैसे निकालने होंगे। हालांकि कॉर्पस कितना होगा 8 साल, 10 साल, 15 साल के बाद, उसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिटी ये नहीं दे पाए हैं। ये कह रहे हैं कि जब जब ज़रूरत होगी उसके हिसाब से वो पैसे निकाल लेंगे। क्या ये रणनीति सही है? क्या ये तरीका सही होगा पूनम? कविता, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम करें उसके साथ एक गोल अटैच्ड हो, एक टाइम होराइजन अटैच्ड हो। ऐसे रैंडमली निवेश नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जिस तरीके का समय हम देते हैं हमारे गोल को, उसी तरीके का हमें फंड्स चूज करने होते हैं। मीन्स अगर लंबे समय का हमारे पास गोल है तो हम फिर थोड़े अग्रेसिव फंड्स के चुनाव करते हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा होती है, लॉन्ग टर्म में जो हमें एवरेजिंग अच्छा देते हैं। वहीं अगर हमें शॉर्ट टर्म का होराइजन के साथ चलते हैं तो वहाँ हमें सेफ टाइप के फंड्स लेने चाहिए। इसलिए हम रैंडमली जब चाहिए तब पैसा निकाले, वो रणनीति तो बिल्कुल सही नहीं लगती है। साथ ही इनके जो इन्वेस्टमेंट्स 2 ही फंड में 8,000 रुपए ने डिवाइड करे, वो भी बहुत रैंडमली डिवाइड करे हुए हैं। 3,000 इनके ब्लू चिप में जा रहे हैं और 5,000 रुपए इनके स्मॉल कैप में जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा रणनीति चेंज करनी होगी उसमें और इक्वली डिवाइड करना होगा, ताकि 4-5 तरीके के फंड्स में, डिफरेंट कैटेगरीज के फंड में, ताकि इन्हें पूरे मार्केट का एक मिला जुला टोटल फायदा मिले आगे चल के। तो मुझे लगता है 8,000 रुपए को वो 4 अलग अलग तरह के फंड में डिवाइड कर
और ICICI ब्लू चिप 2000 रुपए निवेश करें, मेरा एसिड ब्लू चिप में 2000, SBI स्मॉल कैप में 2000 और क्वांट एक्टिव फंड में और एक 2000 रुपए की SIP इस तरह शुरू करें। और 8000 रुपए प्रति माह से किस तरीके का वो कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताऊंगी कि 7 साल में ये चाहे तो 10 से 12 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। 10 साल में अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 लाख रुपए ये अपने निवेश से पा सकते हैं। और अगर यही अमाउंट 5 साल और चालू रखी, 15 साल हुआ तो करीब 50 लाख रुपए ये इससे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे ही कंपाउंडिंग की वजह से फायदा कई गुना बढ़ता जाता है। सीताराम जी, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूनम को? हाँ मैडम, मेरा सवाल एक्चुअल मतलब कि 20,000 है पर मंथ कर रहा हूँ, तो टोटल 5 फंड है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, टोटल 5 फंड है। हाँ, टोटल फंड है, 2 फंड नहीं है, UTI का एक है, परापारी का एक है और SBI का फोकस फंड है और हाँ, फंड है। तो पूनम यही जोड़ के सलाह दे रही है ना आप पूनम? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग फंड्स अगर है तो इसमें अपना, हाँ, तो पांचों फंड में आपका जो निवेश है वो इक्वल रखिए, रैंडमली अलग अलग मत करिए ताकि आपको परसेंटेज ऑफ एलोकेशन बराबर मिले। तो पांचों फंड में आप 20,000 रुपए प्रति माह निवेश करना अगर चालू करते हैं तो आपको बहुत अच्छा जो भी लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा मिलेगा। मगर बीच बीच में जब पैसे निकालने वो बिल्कुल मुझे सही नहीं लगता। चलिए सीताराम जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। अगले दर्शक की ओर हम बढ़ते हैं। राजेश राणा हमारे साथ दुबई से फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार राजेश जी। हेलो मैम। जी मैम। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? आपसे 3 साल के बाद फिर से बात हो रही है। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, आपने 3 साल के बाद फिर से याद किया। बताएं सहायता कैसे कर सकते हैं आपकी? मैम, मैंने आपको मेरा पोर्टफोलियो भेजा है। उसमें मैं अभी तकरीबन 60,000 रुपए म्यूचुअल फंड में जमा करता हूँ। मेरी 2 बेटी हैं, उनके नाम पे सुकन्या में 1.5 लाख रुपए साल का डालता हूँ और PPF में मेरी वाइफ के नाम 1.5 लाख रुपए डालता हूँ। और मेरे पास एक बजाज अलायंस की यूनिट भी है, वो खत्म होने वाली है, अभी कंप्लीट होने वाली है। तो मैं मुझे एक तो ये जानना था कि मेरा ये पोर्टफोलियो सही है। और एक क्वेश्चन ये था कि मैं अब जैसे मार्केट गिरी है, मैं बीच बीच में 50,000 40,000 हर महीने एक्स्ट्रा बढ़ता रहता हूँ, तो क्या वो प्लानिंग सही है? हाँ। और मुझे एक 30,000 रुपए और स्टार्ट करना है, 30,000 रुपए महीने, तो मुझे उसके लिए फंड चाहिए थे, या इन्हीं में से कोई फंड चूज करूं? चलिए, अभी आपका जो मौजूदा फंड्स में निवेश चल रहा है वो कितने का है? मैम, म्यूचुअल फंड में 60,000 है। अभी आपका 60,000 चल रहा है ना? और उसमें मुख्य तौर पर किस तरह के फंड्स होंगे? उसमें ब्लू चिप भी है, मिड कैप है और स्मॉल कैप है। 50% में ब्लू चिप है, जैसे 50% में ब्लू चिप है और बाकी आपने स्मॉल और मिड में डिवाइड किया है। जी चलिए ठीक है, अभी ये निवेश आपको 30,000 से और बढ़ाना है और बाकी आपने इन्वेस्टमेंट डिटेल्स हमें दे दी हैं आपके टाइम होराइजन के साथ। चलिए, आपका सवाल समझ गए हैं। कीर्तन, आपके पास आऊंगी राजेश का सवाल लेकर। बताएं, निवेश बढ़ाना भी है, हालांकि जो मौजूदा पोर्टफोलियो है उसमें 50% ये कह रहे हैं कि ब्लू चिप में निवेश कर रहे हैं, बाकी स्मॉल और मिड कैप में है। राजेश जी, 2-3 सलाह आपको देना चाहूँगा। मेरे पास जो आपकी इन्फॉर्मेशन आई है और आपने जो अभी डिटेलिंग की उसके हिसाब से, तो सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन में आपने लिखा था कि आपको 15 साल में तकरीबन 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं। देखिए, अगर 15 साल में 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं तो आपको तकरीबन 2,10,000 रुपए की महीने की SIP करनी पड़ेगी। आपने अब कहा कि आप 6,000 रुपये 60,000 रुपये की SIP कर रहे हैं और उसे 30,000 रुपये की SIP से बढ़ाना चाहते, वो मिलकर 90,000 हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले तो ये करना है कि अगर आप एक साथ 2,10,000 की SIP नहीं कर पा रहे तो आपको स्टेप अप SIP का सहारा लेना चाहिए। हर साल अगर आपकी इनकम बढ़ने पे थोड़ा सा ज़्यादा एलोकेशन आप SIP के तरफ कर पाए तो वो आपको हेल्प करेगा आपके गोल के ज़्यादा नज़दीक पहुँचने से। पर ब्लैंकेट फिगर की बात करूँ तो आपको 2,10,000
कि एसआईपी आज करनी पड़ेगी अगर 15 साल में 10 करोड़ रुपए चाहिए तो। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि आप 10,000 रुपए क्लिप में भी पैसा लगा रहे, 25,000 रुपए 2 डॉटर्स का सुकन्या समृद्धि में लगा रहे, 12,500 रुपए आप पीपीएफ में भी लगा रहे। अगर इसे मैं इकट्ठा कर दूं तो इसका रिटर्न मैं जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न के मुकाबले कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं तो इसमें काफी कम निकलेगा। तो अगर इस पोर्टफोलियो का जो आप 10,000, 25,000 और 12,500 निवेश कर रहे हैं उसमें 7-7.5% के करीब आपको रिटर्न निकलेगा। तो अगर ये पोर्टफोलियो को आप अगर साइड में रखें, राइट, और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 2,10,000 के करीब लगेगा जैसे मैंने आपको कहा। पर इस पोर्टफोलियो को अगर आप इंक्लूड कर दे तो तकरीबन 1,80,000 का महीने का निवेश ऊपर से करेंगे यूलिप्स, सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ को छोड़कर, तब जाके आप अपने 10 करोड़ के गोल को रीच कर पाएंगे 15 साल में। ये हो गया आपका लार्ज पैसा कितना लगाना पड़ेगा आपके गोल को पहुंचने के लिए। थोड़ा सा डिटेलिंग अगर मैं आपके फंड्स पे करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले आपने जो लार्ज कैप में पैसा लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कौन सी स्कीम्स में इन्वेस्टेड हो, लार्जली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लार्ज कैप फंड्स को अगर फ्लेक्सी कैप फंड्स या लार्ज एंड मिड कैप फंड्स ये 2 कैटेगरी से रिप्लेस कर दे तो मुझे ऐसा लग रहा है लंबे समय में शायद आपको रिस्क रिवॉर्ड इन 2 कैटेगरीज में थोड़ा सा अच्छा मिलेगा वर्सेस लार्ज कैप। तो जो आप 50% पैसा आपका ब्लू चिप, कौन सा फंड है मुझे नहीं पता है, पर अगर आप ब्लू चिप फंड में लगा रहे हैं उसके सामने उस पैसे को आप किसी एक अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड या लार्ज मिड कैप फंड में डाइवर्ट कर दे तो वो अच्छा होगा। फ्लेक्सी कैप करना चाहे तो मुझे ऐसा लग रहा है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा फंड है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। और दूसरा जो पैसा आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेट करके रखा है वो अच्छा है। हालांकि मुझे पता नहीं कि कौन सी स्कीम है, पर अगर आप जानना चाहेंगे मुझे कौन सी स्कीम अच्छी लग रही तो आप एक्सिस मिड कैप और निपॉन स्मॉल कैप में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो कीर्तन, अब राजेश के ही पोर्टफोलियो को अगर मैं लेकर चलूं, यहाँ पर हमें पता नहीं उनके मौजूदा फंड्स क्या हैं, लेकिन जनरली अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कीर्तन, तो अगर किसी के पास बुनियादी तौर पर ऐसा पोर्टफोलियो हो जो कि लार्ज कैप, मिड और स्मॉल कैप में ठीक ठीक तरह से बटा हुआ हो और अगर उनको अपना निवेश बढ़ाना हो तो किस तरह के फंड में अपना निवेश बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं? क्या मौजूदा फंड्स में ही अपनी निवेश राशि बढ़ा दे या एक नया कैटेगरी का फंड इंक्लूड कर दे? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप पोर्टफोलियो जब बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक डाइवर्सिफिकेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। अब डाइवर्सिफिकेशन 3 चीज़ों से हो सकता है। एक तो है कि आप मार्केट कैप में डाइवर्सिफाई कर दीजिए, लार्ज ले लिया, मिड ले लिया, स्मॉल ले लिया, ये एक तरीका का डाइवर्सिफिकेशन है। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन है कि आप ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन करें कि काफ़ी पैसा इंडिया में तो थोड़ा सा पैसा आपने बाहर लगा दिया कि रूपी डेप्रिसिएशन का डॉलर के सामने आपको एडवांटेज मिल। और तीसरी तरीके का डाइवर्सिफिकेशन है कि आप स्ट्रैटेजी में डाइवर्सिफाई करें कि कुछ पैसा आप एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी में लगा दें, कुछ पैसा आप एक वैल्यू स्ट्रैटेजी में लगा दें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 या 5 फंड का अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाएं, राइट, उसमें ये तीनों चीज़ की डाइवर्सिफिकेशन जो मैंने आपको कही वो आप एक 4 या 5 फंड के पोर्टफोलियो में आराम से इंक्लूड कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो बड़ा होने के बावजूद भी 4 या 5 फंड से ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है। तो अगर क्वेश्चन ये है कि क्या मैं नया पैसा एक नए फंड में डालूं या एग्जिस्टिंग फंड में डालूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जिस्टिंग फंड में अगर आपके पास मार्केट कैप, स्ट्रैटेजी और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन सब कुछ है तो आपको नए फंड में पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, उसी फंड में ऐड करते रहिए। राजेश जी, आप क्या फोन लाइन पर हैं मेरे साथ? आप कीर्तन को कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मैं नया 30,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसके लिए कुछ शेयर फंड बता सकते हैं? कीर्तन, तो अजय जी, क्योंकि मैंने आपको पीपीएफए सजेस्ट किया है, एक्सिस मिड कैप और निपॉन स्मॉल कैप सजेस्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है लार्ज, मिड और स्मॉल उसका कॉम्पोजिशन आ गया है यहाँ पर। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी थोड़ा सा आ गया है क्योंकि आपने पीपीएफएस में एक्सपोजर लिया है जो आपको थोड़ा सा यूएस स्टॉक्स में एक्सपोजर दे देता है। अब इसमें एक ही चीज़ मिसिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो है वैल्यू स्ट्रैटेजी, क्योंकि एक्सिस निपॉन दोनों ग्रोथ स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं। तो वैल्यू स्ट्रैटेजी को ऐड करने के लिए
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आईसीआईसीआई ब्लू चिप में अगर पैसा लगा दें तो एक वैल्यू स्ट्रेटजी भी ऐड हो जाएगी और आपका पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई जिस तरीके से होना चाहिए वैसा हो जाएगा। ऑलराइट राजेश जी, उम्मीद करते हैं कि सभी सवालों के जवाब आपको गए हों। ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और 3 साल के बाद बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस नोट पे हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का सिलसिला बरकरार है। पूनम और कीर्तन हमारे दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवा रही हैं। इस बीच अगर आप ये शो लाइव देख रहे हैं और झटपट कोई सवाल व्हाट्सएप पर भेजना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। नंबर देखिए और अपना सवाल इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। मिलते हैं आपको इस ब्रेक के बाद। पावर्ड बाय मिरे एसेट म्यूचुअल फंड। आपके शेयर, आपके ट्रेड, इंडस्ट्री से जुड़े सभी अपडेट। अच्छा चलिए। तो मैं ये चाहता था कि 7-8 साल बाद जो है मेरे पास 50 लाख और एक्स्ट्रा होता। हाँ तो उसके लिए क्या ये 26,000 सफिशिएंट है या मुझे कुछ और करना चाहिए? तो ये जो निवेश है इसमें आप और बने रह सकते हैं ना, आपको तुरंत निकालने नहीं होंगे ना पैसे? मुझको तो नो कोई दिक्कत नहीं है। 8-10 साल में इसमें 20-30% जो है एनुअल जो है और इंक्रीज भी कर सकता हूँ अगर। आपका ये एनपीएस में कब से जा रहा है सर पैसा? एनपीएस तो भी मेरा 4 साल से ही है। मैंने एडिशनल किया था वैसे मैं, क्योंकि पेंशन मेरी है, मैं पुराना एम्प्लॉई हूँ तो पेंशन है। एनपीएस मैंने एडिशनल किया था 4,000 2018 से। ठीक है, खैर इसकी अवधि तो आप बढ़ा भी सकते हैं। जी चलिए, तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं और मेरे ख्याल से ये सवाल भी कीर्तन के पास ही जा रहा है। कीर्तन बताएं, क्या आप सतबीर जी को रेकमेंड करेंगे? सतबीर जी, आपका केस बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि टिपिकली जब रिटायरमेंट प्लानिंग की बात की जाती है तो लोग 1 से 2 साल रिटायरमेंट के पहले पैसा इक्विटी से निकालकर फिक्स्ड इनकम में डाल देने की कोशिश करते हैं कि जब रिटायर होने का वक्त आए तो वॉलेटिलिटी पोर्टफोलियो पे कम हो जाए। आपके केस में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको पेंशन वगैरह जो भी मिलने वाली है उसके बाद भी आपके पास काफ़ी पैसा बचने वाला है। तो आप इसे रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए नहीं बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी एसआईपी कंटिन्यू करना चाहते हैं। पर 2-3 चीज़ें आपको मैं डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहूँगा। मुझे नहीं पता है कि आपके ये रिस्क प्रोफाइल से मैच होगा या नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे डेफिनेटली आपको बताना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके पोर्टफोलियो पे आता हूँ। सतबीर जी, अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखें तो उस पोर्टफोलियो में काफ़ी ओवरलैप है। ओवरलैप का मतलब है कि 2 स्कीम्स आपको लग रहा है कि आपने अलग-अलग फंड्स में पैसा लगाया हुआ है, पर उन दोनों का पोर्टफोलियो अगर आप स्टडी करें तो 70-80% पैसा दोनों फंड्स में सेम स्टॉक्स में लगा हुआ है। तो उससे आपका डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। तो उस कॉन्सेप्ट से या उसे नज़र में रख के सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोटक फ्लेक्सी कैप से एग्जिट करके उसमें से जो पैसा बचेगा या जो एसआईपी आपकी होगी उन दोनों को आप एक्सिस फ्लेक्सी कैप में ऐड कर दीजिए। दूसरा, आपके पास कैनरा इमर्जिंग है, उसे भी एग्जिट करके और उसका भी जो एसआईपी का पैसा बनेगा उसे एक नए फंड में डाल दीजिए पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप में, राइट। और तीसरा, आपके पास क्वांट का स्मॉल कैप है, उसे भी निकालकर आप कैनरा के स्मॉल कैप में एसआईपी और पैसा मूव कर दीजिए। इससे 2 चीज होगी, आपके पास जो ओवरलैपिंग पोर्टफोलियोज है वो कम हो जाएंगे और ऑल्सो आपने 2-3 फंड्स एक ही एएमसी के अलग अलग फंड्स में डाले हुए हैं, जिससे एएमसी में आपका एक्सपोजर काफी बढ़ रहा है, वो एएमसी वाइज आपका एक्सपोजर कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये चीज कीजिए। पर दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, हालांकि आपने ये कहा है कि आपके पास इनफ पैसा होगा रिटायरमेंट के बाद जिसके बाद भी आप ये ऐसा कंटिन्यू कर पाएंगे, पर जब मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा हूँ, आपके पोर्टफोलियो मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी हैवी है। तो आपका एलोकेशन मिड कैप स्मॉल कैप में काफी ज्यादा हैवी है। तो सबसे पहले तो क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आप रिटायर हो चुके हो, तो स्मॉल कैप मिड कैप में इतना एक्सपोजर होना मुझे नहीं पता कि आपके रिस्क प्रोफाइल को सूट करता है या नहीं, पर ये पॉइंट नजर में रखिएगा अगर आप मिस कर चुके हैं तो। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में इतना ज्यादा एक्सपोजर ले रहे हो
या इवन थोड़ा सा भी एक्सपोजर ले रहे हो, मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स को कम से कम 7 या 8 साल का एक्सपोजर या कंटिन्यूअस इन्वेस्टिंग चाहिए उन फंड्स को रियलिस्टिकली परफॉर्म करने के लिए। तो क्योंकि आप रिटायर हो चुके हो, ये दूसरा एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा जिस पे मुझे चाहिए कि आप थोड़ा सा सोच लीजिए कि क्या आपके पास और 7-8 साल है कि आप ये मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में बने रहे कि उसकी वॉलेटिलिटी से आपको रिटर्न का एक्सपीरियंस अच्छा हो। तो ये दो डेफिनेटली क्वेश्चंस पे आप सोचिएगा। कीर्तन, इनका एक्चुअली कहना ये है कि ये इस निवेश में से जल्दी निकलना अभी फिलहाल नहीं चाहते हैं या उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। तो ऐसा अगर हम अज्यूम करके चले कि इनका नजरिया लंबी अवधि का है? आई थिंक अगर 7-8 साल तक रुक सके तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि उनको अगर कैश फ्लो की जरूरत नहीं है तो वो इन फंड्स में क्यों ना बने रहे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें एलोकेट ज्यादा टेक्निकल ना जाके लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में एलोकेशन एटलीस्ट इक्वल कर दे अगर वो, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स को लार्ज कैप समझकर फ्लेक्सी कैप फंड में, मिड कैप फंड में और स्मॉल कैप फंड में एलोकेशन अगर बराबर कर दे तो आई थिंक लार्जर एक्सटेंट तक मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉबेबली उनका जो पोर्टफोलियो हो जाएगा काफी स्टेबल हो जाएगा। सतबीर जी, क्या आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ? कोई सवाल कीर्तन को पूछना चाहते हैं? जी 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 मैं यही चेतन जी से यही पूछना चाहता था कि ये जो मेरा है ये रिटायरमेंट नहीं होगा, वो मेरा अलग से पैसा होगा, ये सिर्फ मैं एडिशनल कर रहा हूँ और इसको 7-8-10 साल जब जितनी भी लाइफ हो उतना मैं बढ़ा सकता हूँ। मुझे अलग से मिलेगा, वो पैसा अलग है, उसको मैं डेट फंड में या जो भी है उस टाइम चला लूंगा आपसे, उसको कहाँ यूज करना है वो अलग से होगा, ये मैं कंटिन्यू रख सकता हूँ। बिल्कुल जी जी आप डेफिनेटली फिर अगर ये प्रोसेस है तो मैनेजर से आपको चेंजेस सजेस्ट किए, आप उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट कीजिए और उस पोर्टफोलियो को कंटिन्यू कीजिए। जी जी चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अब देवेश, जो कि पूनम से सवाल करेंगे। देवेश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरा नाम देवेश गुप्ता है। एक्चुअली मेरा एक क्वेरी है रिगार्ड्स टू रिटायरमेंट फंड के लिए। I have already sent the details. Actually, ma'am, I am interested for doing SIP of rupees 50,000 per month. And total, I want to distribute it into majorly 4-5 categories. One is flexi cap. I am putting 60%. International fund, I am putting 14%. Sectoral fund, I am putting 12%. And mid and small cap, I am putting 14%. And different funds I have allocated percentage wise. One is Access Long Term, it is almost 10%. Mira Asset Emerging Blue Chip 15%. SBI Focus Fund 10%. Parag Parikh 15%. And Quant Active Fund, it is 10%, ma'am. So total is 30,000 rupees. Okay. And ma'am, in international funds, I want to invest 14% total. I am investing 5% in Motilal Nasdaq 100 and 5% almost in Mira Asset ETF, S&P 500 ETF. And sectoral, I am investing ICICI Technology Fund, that is almost 12%. So it is 6,000 rupees in 50,000. And देवेश जी मुझे बताएं। जी जी जी, mid and small cap, ma'am, total 14%. So it is total of 3 to 5, 7,000 rupees, ma'am. मुझे ये बताएं देवेश जी, आपने डाइवर्सिफिकेशन के लिए 12 फंड्स क्यों डाले हैं पोर्टफोलियो में? Ma'am, actually, I wanted to invest in multi cap, maybe you can say flexi cap, then international fund, large and mid cap and then small cap. So and one sectoral also. So I have invested in almost in all the categories. तो अब अगर आपके 12 फंड्स को हम 5 से 6 फंड्स में पोर्टफोलियो को सिमट दें तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? वो क्यों सिमटा जाएगा उसकी समझाइश आपको मिलेगी? जी जी चलिए पूनम बताएं, अब मेरे को यकीन है आप भी कहेंगे कि पोर्टफोलियो बहुत फैला हुआ है। देवेश जी ने 50,000 रुपए का डिवीजन 12 फंड्स में किया है और बहुत सोच समझ के परसेंटेज वाइज एलोकेशन किया है। बट मैं यहाँ कहूंगी कविता कि एलोकेशन जो है वो इक्वल होना चाहिए डिफरेंट कैटेगरीज में।
ताकि जो टोटल डाइवर्सिफिकेशन मिले डिफरेंट कैटेगरीज में वो सही सही तरह बन पाए। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि जो इन्होंने मल्टी कैप फंड्स लिए, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप और क्वांट एक्टिव फंड जो एक भी एक मल्टी कैप फंड है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, तो क्वांट और इन दोनों में मिला के भी उसमें भी लार्ज कैप, स्मॉल कैप और इंटरनेशनल फंड्स होते हैं। मतलब सभी कैटेगरी इन दोनों फंड्स में भी आती है, इसलिए आप अलग अलग भी इंडिविजुअली हर कैटेगरी में जा रहे हैं और मिला जुला के भी एक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड ले रहे हैं, तो रिपीटेशन ऑफ फंड्स हो रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ फंड स्टाइल्स बहुत ज्यादा है। मिड कैप कैटेगरी में 2 फंड्स है, तो एलोकेशन जो इन्होंने अलग अलग किया है बहुत अच्छे से सोच समझ के किया है, बट मुझे नहीं लगता इतने सारे फंड्स की जरूरत है। 50,000 रुपए के SIP के लिए एक सिंपल पोर्टफोलियो डिजाइन करें 5 डिफरेंट टाइप के फंड्स की, जिसमें क्वांट एक्टिव फंड में आप 10,000 रुपीज डालिए, SBI फोकस में 10,000 डालिए, एक्सिस मिड कैप खाली लीजिए 10,000 रुपीज उसमें लिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 10,000 लीजिए। एक्सिस लॉन्ग टर्म एक ELSS फंड है जहां 5,000 रुपए की SIP करे, तो मैं समझती हूँ कि आपको टैक्स का फायदा उठाना है तो उससे आप जारी रखिए, और जो बाकी के 5,000 है उसे आप S&P फंड में ले सकते हैं। इस तरीके से आपका एलोकेशन पूरी की तरह डाइवर्सिफाई हो जाएगा अक्रॉस द फंड्स। और आप जो 50 करोड़ रुपए आप रिटायरमेंट में चाह रहे हैं, तो मैं वो समझना चाहूंगी आपसे कि आपने क्या सोच के इस 50 करोड़ की रकम पे पहुंचे हैं और ये आपको कितने समय में चाहिए। तो हमें जो भी रकम चाहिए वो बहुत सोच समझ के साइंटिफिकली कैलकुलेट करके उसके हिसाब से बैकवर्ड काउंटिंग करके SIP करनी होती है, ना कि हम कोई एक रैंडम फिगर पकड़ लें और उससे फिर हमारा इन्वेस्टमेंट का फिगर सोचे, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हमारा जो गोल है। तो गोल अगर सोचा समझा इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करके लिया हुआ होगा तो हमारी प्लानिंग बहुत सटीक और बहुत अच्छी स्मूथली पूरी होगी। इसलिए हर तरीके से सोच समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने गोल्स को भी निर्धारित करना चाहिए कि कितने समय में हमें पूरे करने हैं। फिर भी अगर ये 50 करोड़ रुपए चाहते हैं तो ये महज 50,000 रुपए में 35 साल में ये रकम बहुत आराम से पा सकते हैं, जिसमें कि मैंने जो इनका लमसम 10 लाख रुपीज है वो तो फैक्टर इन नहीं किया है, उसे भी आप कैलकुलेट करेंगे तो और आप जल्दी अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। चलिए, तो कोई सवाल देवेश जी करना चाहते हैं आप पूनम से? यस मैम, वन मोर क्वेश्चन मैम। मिड एंड स्मॉल कैप का टोटल एलोकेशन पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए? मेरा रिटायरमेंट का टाइम 20 to 25 ईयर्स है अभी। हर कैटेगरी में एक इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपोजर होना चाहिए, बिकॉज इतने लॉन्ग टर्म में कौन सा सेक्टर कब परफॉर्म करेगा वो कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमें इक्वल, अगर हम 5 फंड दे रहे हैं तो हमें 20% हर कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके मैम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवेश जवाब सवाल पूछने के लिए, और आपको जो जवाब मिला है उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आई हो। हमारे अगले दर्शक भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। प्रभात है हमारे साथ फ़ोन लाइन पर। प्रभात। हाय कविता। हाय, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने सवाल अपना भेजा हमें। प्रभात, बताएं। So Kavita, my question is, from last 1.5 years, I am running a SIP of around 30,000. Okay. ठीक है, because ठीक है। I'm an employee with corporate, so I'm spending like 15,000 with ELSS funds, which is Mirai Assets, and 10,000 with Axis Blue Chip Fund, and 5,000 for SBI Small Fund. And my goal, I'm now 37 years old, so I started this from last year. So this was, I was 36, so I'm expecting by the time I reach 40, I should have at least 1.5. So would you please let me know that how much amount I need to invest, or again, which fund will be suitable to achieve my goal? प्रभात, कितना समय है आपके पास इस लक्ष्य के लिए? 1.5 करोड़ को इकट्ठा करने के लिए अभी कितने साल बाकी हैं? So still I have 4 years approximate. चलिए, अप्रॉक्सीमेटली 4 साल हैं और फिलहाल 30,000 रुपए की आप SIP कर रहे हैं, है ना? कहीं पर आपने कोई लमसम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है क्या? नहीं।
अभी तक नहीं, कोई आपकी एफडी मैच्योर होने वाली हो? यस यस, एक नेक्स्ट ईयर में मेरे को उसका कुछ पे आउट मिलेगा, अराउंड 6 to 7 lakhs फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी आई थिंक। ओके, तो चलिए, आपका गोल थोड़ा सा मुश्किल तो है अचीव करना, लेकिन देखते हैं हमारे एक्सपर्ट आपको क्या सलाह देते हैं। जी जी। One more thing I want to add, I can extend up to 50,000 per month. That is my capacity. बहुत बढ़िया। Okay. ठीक है। And I have ठीक है। also spent in equity for almost in my portfolio I have shares of around 3 lakhs. चलिए, ठीक है। कीर्तन बताएं, अब थोड़ी सी और क्लैरिटी आते हुए, ये अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं और 20,000 से और इसको 50,000 कर सकते हैं। 4 साल में 1.5 करोड़ रुपए कितना और निवेश करना होगा? एक्चुअली थोड़ा सा स्टीप टारगेट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप 30,000 की एसआईपी जो आज कर रहे हैं, अगले 5 साल या 4 साल तक कंटिन्यू करें तो तकरीबन 18 से 20 लाख तक कॉर्पस जमा हो जाएगा। तो उनकी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में काफ़ी स्टीप गैप है। इनफैक्ट अगर आप स्टेप अप एसआईपी की भी बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको हर साल अपना इन्वेस्टमेंट कम से कम 200-250% से एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी, तभी भी शायद वो 1 करोड़ या 1 करोड़ 20 लाख के करीब पहुंच पाएंगे। अगर उन्हें नंबर चाहिए, प्रभात, अगर आपको एक नंबर चाहिए कि आपको कितने की एसआईपी करनी पड़ेगी 1.5 करोड़ का टारगेट पहुंचने के लिए 5 साल में, तो वो नंबर है 1,85,000 रुपीज़ अ मंथ। अगर आप 1,85,000 रुपीज़ अ मंथ करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तकरीबन आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे, जो है 1.5 करोड़ रुपए का। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपके पास शायद 6 लाख रुपए नेक्स्ट 1 साल में आ जाएंगे। तो अगर आपके पास 1 साल में 6 लाख रुपए आ जाएंगे और अगर मैं अज्यूम करूं कि आपके पास और 3 साल है अपने गोल को अचीव करने के लिए, और उस पैसे को भी आप एफडी की जगह पे अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते जिस पे 12% मिलेगा, तो वो 6 लाख रुपए अगले 3 साल में इन्वेस्टेड रहेंगे, तो तकरीबन 8.5 लाख रुपए हो जाएंगे। तो वो एक 8.5 लाख रुपए आप 20 लाख रुपए पे ऐड कर सकते हो, तभी भी वो 28 लाख रुपए तक पहुंचेंगे। और आपने कहा कि आज आपके पास तकरीबन 3 लाख रुपए है जो स्टॉक्स में है, वो भी अगर मैं अज्यूम करूं कि अगले 4 साल तक जो आपका टाइम होराइजन है गोल को रीच करने के लिए 12% कमा लेता है, तो वो 5 लाख रुपए के करीब हो जाएगा। तो 5 लाख रुपया प्लस तकरीबन 8 लाख रुपए, तो 13 लाख रुपीज़ होते हैं, और 20 लाख रुपए आप एसआईपी से जमा कर लेंगे, तभी भी आप अपने गोल के काफ़ी दूर है। 33 लाख तक ही जमा कर पाएंगे। आपको आपकी एसआईपी बहुत बड़े मार्जिन से इंक्रीज करनी पड़ेगी, जो है 1,85,000 रुपये की एसआईपी करेंगे, तब जाकर आप अपने गोल को रीच कर पाएंगे। अगर मैं आपकी बात करूं, बिल्कुल। हाँ प्रभात, ऑलमोस्ट समय मेरा ख़त्म हो चुका है, लेकिन क्विकली क्या आप कीर्तन से कुछ समझना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी जो एसआईपी चल रही है ये अभी से नहीं स्टार्ट हुई है, नॉट फ्रॉम दिस ईयर। सो 2020 ऑलमोस्ट नवंबर से ये ऑलरेडी रनिंग है, अराउंड 30,000 ऑलरेडी रनिंग है। सो आई हैव ऑलरेडी स्पेंड लाइक इफ यू कैन बी 25 मंथ्स। ऑलराइट कीर्तन, मेरा समय खत्म हो चुका है, मैं स्ट्रेच कर रही हूँ, जल्दी से बताएं क्या करना चाहिए इनको। आई थिंक अगर आप 1 साल की भी 30,000 रुपए की एसआईपी या 2 साल की 30,000 रुपए की एसआईपी भी गिन ले अगर, राइट, तो भी इनके पास तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए से ऊपर पैसा, आई एम नॉट अज्यूमिंग, जमा होगा। अगर 12% भी मैं अज्यूम करूँ, तो अगर वो 3 लाख रुपए को भी मैं अगर ऐड कर लूँ तो 5.5 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे उस पे। तो 33 चलिए, लाख जितना हो सकता है तो निवेश को बढ़ाने की ज़रूरत होगी प्रभात जी आपको, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप थोड़ा सा अपना 4 साल का टाइम होराइजन है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद सवाल भेजने के लिए। कीर्तन आपका भी धन्यवाद, पूनम आपका भी धन्यवाद। दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आपने करवाई, और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।
चाहे फाइनेंशियल पोजीशन हो या कंपनी की स्ट्रैटेजी।